हेलो बच्चों, तो आज जो रियल गैस इक्वेशन है विच इज़ बेसिकली रियल गैस इक्वेशंस में से जो एक इक्वेशन है वैन डर वाल्स इक्वेशन जो है फॉर अ रियल गैस, उसका समापन करता है। ठीक है, लास्ट टाइम तुम्हें याद होगा मैंने करेक्शंस बताए थे, लाइक हाउ फ्रॉम आइडियल गैस वी रीच टू रियल गैस। ठीक है, किस तरीके से। तो सबसे पहले लिखो वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है जी, वॉल्यूम करेक्शन। देखो आइडियल गैस की अगर मैं बात करूं तो आइडियल गैस में हम क्या कहते थे कि जो उसके पार्टिकल्स हैं, आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो इनकी जो वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स को मिला के जो वॉल्यूम होगी, इन मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम, नॉट गैस की वॉल्यूम नहीं, मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम, वो नेग्लिजिबल होगी एज़ कम्पेयर टू द कंटेनर इटसेल्फ। जैसे अगर मान लो मैं इसी कंटेनर में इनकी वॉल्यूम जो है, इन सबको इकट्ठा करके एक कोने पे सरका दूँ तो यू विल सी कि इतनी छोटी सी वॉल्यूम आती है। ऐसे ये सारे के सारे इतने छोटी उसमें आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आइडियल गैस में हमने अज्यूम किया कि क्या अज्यूम किया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वॉल्यूम है वो बहुत, एक तो मॉलिक्यूल जो है वो पॉइंट मासेस है। ठीक है, और उनका जो साइज़ है वो एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर नेग्लिजिबल है। ठीक, लेकिन ये बात तुम्हारी रियल गैस को पे लागू नहीं होती है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो गैस पार्टिकल्स हैं, रियल गैस पार्टिकल्स, दे हैव सम साइज़, दे हैव सम फाइनाइट साइज़। छोटा ही सही है ना, सबका इक्विवेलेंट है, छोटा ही सही लेकिन है। तो अगर मान लो यही जो मैंने बोला ना कि इन सबको इकट्ठा करके मैं एक कोने पे ले आऊँ तो इतनी छोटी सी वॉल्यूम आ रही है, लेकिन अगर मैं इसी को इकट्ठा करके इस केस में, ठीक है, इसी को इकट्ठा करके लेके आऊँ तो इट विल नॉट बी कन्फाइंड टू वेरी स्मॉल स्पेस। यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ी सी सब्सटेंशियल वॉल्यूम जो है वो घेरी जाएगी बाय रियल गैस। क्लियर होगी बात? तो रियल गैस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा वॉल्यूम घेरेगी, इतना क्लियर है। क्यों? क्योंकि हम रियल गैस में अज्यूम करते हैं, या रियल गैस में हमें पता है कि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स हैं, वो पॉइंट पार्टिकल्स नहीं है, उनका कुछ फाइनाइट साइज है। दे आर लाइक अ बॉल, कंचे देखे ना, मार्बल्स, उनके जैसे। गॉट इट? ठीक है, तो अगर तुम इस वाले केस में देखो तो जो वॉल्यूम अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल या वॉल्यूम अवेलेबल टू गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी कंटेनर। या फिर अगर मैं कहूँ जो वी एक्चुअली में है ना, दैट इज इक्वल टू वी कंटेनर, है ना। जो विचरण के लिए, जो इनके मूवमेंट के लिए जो स्पेस बचा है ऑलमोस्ट कंटेनर की वॉल्यूम के इक्वल है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। जो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इस केस में थोड़ा कम होगा, है ना। वी कंटेनर के इक्वल नहीं होगा, वी कंटेनर से थोड़ा कम होगा, इज लेस देन वी कंटेनर। ठीक है, तो अगर हम देखें एक्चुअली में जो वॉल्यूम अवेलेबल है हमको, दैट विल बी इक्वल टू वी कंटेनर माइनस समथिंग, जिसको हम बी कहते हैं। ठीक है, कुछ है, अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा क्या है, लेकिन पहले इसको देख लो। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई वॉल्यूम इसमें कम मतलब पूरी अवेलेबल थी, इसमें पूरी अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है या जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो कुछ कम है। ठीक है, इतना क्लियर है ना। इसको v माइनस बी मान लो फॉर द टाइम बिंग। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, तो लिखो इसमें वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन, उसमें लिखो वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल
volume of an ideal gas molecule is negligible with respect to the volume of the container, because ideal gas molecules are point masses. ठीक है. Hence volume of the container is equal to volume available to the gas, या volume available to the gas molecules equals to volume of the container. ये लिख सकते हो साथ में, V actual equals to V container. ठीक है. जो एक्चुअली में अवेलेबल है गैसेस को वो कंटेनर की वॉल्यूम के इक्वल है. यहाँ पर थोड़ा सा कम है, देखो इसमें लिखो. ठीक है. नेक्स्ट लिखो द वॉल्यूम ऑफ या रियल गैस पार्टिकल्स have a substantial finite size and hence cannot be neglected with respect to the volume of the container. ठीक है. क्लियर होगी बात. विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. तो यहाँ पे वी वॉल्यूम इज लेस देन वी कंटेनर, मतलब वो अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लेस देन वी कंटेनर, वी एक्चुअल जो है वो वी कंटेनर माइनस समथिंग. ठीक है. वी कंटेनर माइनस समथिंग. ठीक है. गॉट इट. तो ये इसको बी लिखा है. इंस्टेड ऑफ बी वी कैन राइट इट एज वी मॉलिक्यूल्स. ठीक है. दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स. गॉट इट. ठीक है जी. अच्छा, अब मान लो कि यही 1 मोल के लिए हो. अगर मान लो 1 मोल गैस है, फॉर 1 मोल वी एक्चुअल विल बी इक्वल टू वी कंटेनर माइनस बी. ये जो बी है इसको हम कहते हैं, या तो इसको वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, या तुम ये कह सकते हो वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम, या फिर को वॉल्यूम. ठीक है. इसको को वॉल्यूम कह सकते हो या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कह सकते हो. ठीक है. ये वॉल्यूम एक्सक्लूड हो गई ना, निकल गई है. ठीक है. तो लिखो इसमें वी मॉलिक्यूल्स या बी इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स. बी इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स और वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम और excluded volume और co-volume. ठीक है. तो 1 मोल के लिए ये सीन होता है और फॉर n मोल, ठीक है, फॉर n मोल यही सेम फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है ना. तो कंटेनर की जो वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर देना है हमको n इंटू बी. ठीक है. तो b की क्या वैल्यू होगी ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है. दी होती है ना. इसमें कंपेयर करने के लिए तुम्हारे लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई 2 पर्टिकुलर गैसेस दे दें और उसके b के बारे में कंपेयर करने को तुम्हें बोले कि b की वैल्यूज किसकी ज़्यादा किसकी कम है. वो हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. क्लियर होगी बात. ठीक है जी. अब b के बारे में लिखते हैं थोड़ा सा, है ना. तो b के बारे में सबसे पहली चीज़ क्या हो गई कि इट इज़ यूनिक फॉर एवरी गैस, है ना. इट इज़ यूनिक फॉर एवरी गैस एंड यूनिक फॉर, इसको कैसे समझो कि इट इज़ यूनिक फॉर 1 गैस बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस. समझ रहे हो. जैसे अगर मैं CO2 की बात करूँ तो B उसके लिए CO2 लेट्स से 2 है. CO2 के लिए तो वो 2 ही रहेगा. कहीं से भी CO2 ले लूँ तो वो 2 रहेगा. गॉट इट. लेकिन अगर मैं CO2 एक एग्जाम्पल अगर मैं O2 ले लूँ तो O2 का B कुछ और होगा, लेट्स से 1 होगा. मुझे नहीं पता कम या ज़्यादा, मैं तो जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ. O2 का मान लो 1 होगा तो O2 और CO2 का डिफरेंट है कि नहीं है. ठीक है. लेकिन अगर हम O2 मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो सबके लिए B सेम होगा. तो ठीक है, लिखो इसमें B is a constant
that takes into account, B is a constant that takes into account the finite volume और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। यही तो रियल गैस का एक पॉस्टुलेट था कि रियल गैस एक पॉइंट मास नहीं होता, उसका एक फाइनाइट साइज होता है ना। दे टेक्स इनटू अकाउंट फाइनाइट वॉल्यूम और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। बी लिखो, बी के लिए इट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। इट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट its value is given in the question. Its value is given in the question, and questions for comparison might be asked. ठीक है। यूनिट क्या होगी भाई, देखो V इक्वल्स टू या V एक्चुअल इज इक्वल्स टू V कंटेनर माइनस B, तो या NB, इनफैक्ट NB लिख लेते हैं। तुम देखो कि ये वॉल्यूम की है, ये भी वॉल्यूम है, तो इसकी भी वॉल्यूम की ही यूनिट होगी, इन दोनों की मिला के वॉल्यूम की यूनिट होगी। अदरवाइज हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब कभी दो क्वांटिटीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे तो उनकी यूनिट हमेशा सेम होगी, ध्यान रखना। तो इसका मतलब देयरफॉर NB हैज़ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट में लीटर में ले रहा हूँ, ठीक। तो क्या होगा, वॉल्यूम तो लीटर में हो गई, N इंटू B विल बी लीटर्स, ठीक है, लीटर्स में होगा। अच्छा, N क्या है, मोल्स है, तो क्या होगा, मोल इंटू B इज इक्वल टू लीटर। देयरफॉर B की जो यूनिट होगी वो होगी लीटर पर मोल या मीटर क्यूब पर मोल। हालांकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये होगी, लीटर पर मोल, ठीक है। तो ये तुम हमेशा कर सकते हो कैलकुलेट, याद रखने की ज़रूरत नहीं है भाई। याद रह जाए तो अच्छी बात है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भाई तुम हमेशा निकाल सकते हो उसको, 2 सेकंड भी नहीं लगते, ठीक है। तो क्लियर हो गई भाई बात ये, ठीक है। इसमें लिखो वैल्यू इज़ यूनिक फॉर अ गैस, इट्स वैल्यू इज़ यूनिक फॉर अ गैस and different for every gas, ठीक है, डिफरेंट फॉर एवरी गैस। कंपैरिजन में लिखो, क्योंकि मैंने बोला ना कंपैरिजन के क्वेश्चंस आएंगे, एक्चुअल वैल्यू तो मैं नहीं पूछेगा, कंपैरिजन के लिए जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या है, देखो भाई, अगर ये साइज को अकाउंट में लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब लार्जर द साइज, ठीक, लार्जर द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, लार्जर द वैल्यू ऑफ बी। अगर साइज बड़ा होगा मॉलिक्यूल का उतना ही बड़ी उसके बी की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो भाई जिसका साइज बड़ा होगा, जैसे मान लो 100 कंचे हैं और 100 क्रिमिच की बॉल है या 100 टेनिस बॉल्स हैं, तो नंबर दोनों का सेम है, तो लेट्स से कि मोल्स जो है वो सेम है दोनों के, लेकिन साइज़ किसका बड़ा है, टेनिस बॉल का, और कंचे का साइज़ छोटा है, इतना सा। तो 100 कंचों का जो साइज़ होगा वो छोटा होगा, और 100 ये क्या बोलते हैं टेनिस बॉल्स का जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा। सिंपल इनफ, ठीक है जी। अब लिखो इसमें, ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ बी। तो अब मैं क्वेश्चंस करा लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर तुम्हें बोलूँ F2 और Cl2 में क्या सीन है ना, तो F2 और Cl2 में ये बड़ा है तो B इसका बड़ा होगा, ठीक है। मान लो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, अगर मैं इनकी बात करूँ तो अब सेम इनका इनके नेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब साइज़ की बात करते हैं। यहाँ ये क्या है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप हमेशा क्या होता है, साइज़ बढ़ता है, तो इसका सबसे ज़्यादा, इसका कम, इसका कम, इसका कम, इसका सबसे कम। तो हम, क्योंकि साइज़ जैसे जैसे वेरी करेगा वैसी वैसी उसकी बी की वैल्यू होगी, जो जिसका साइज़ सबसे छोटा होगा उसकी बी की वैल्यू भी सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो सेम वे
एक और चीज़ है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी काम आएगी, बहुत जगह काम आएगी। जैसे मान लो मैं इसकी बात करूँ सी 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 सी, और मैं इसकी बात करूँ सी 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 और सी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन और इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना। देखो जब तक ये लंबा है ये सिलिंड्रिकल है, जब ये थोड़ा सा ब्रांचिंग हो गई, इसमें ब्रांचिंग अभी तक मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका और इसका फॉर्मूला जो होता है वो सेम रहता है। पहली चीज़ तो दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, बस ये कि इनका ये स्ट्रक्चर डिफरेंट आ जाता है, एक डिफरेंट सा स्ट्रक्चर इससे, ठीक है। ये C4H10 है, ये भी C4H10 ही है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहा है, तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स हो गए, ध्यान रहेगा पहली चीज़। अब क्योंकि ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं तो ये स्ट्रेट लाइन होने के बाद, मतलब एक स्ट्रेट मॉलिक्यूल होने के बाद इसका जो वॉल्यूम होगा या इसका साइज़ जो होगा वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि जब कभी भी तुम एक पर्टिकुलर स्फेरिकल, ये थोड़ा सा स्फेरिकल हो चुका होगा, और स्फेरिकल का जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे कम होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया, ठीक है, नहीं, हाँ, सरफेस एरिया सबसे कम होता है, तो सरफेस एरिया मतलब साइज़ सबसे कम होगा। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो साइज़ इसका कम आएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम C4H10, तो जिसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उसका उतना ज़्यादा स्फेरिकल शेप होगा, और जिसका जितना ज़्यादा स्फेरिकल शेप होगा वो उसकी साइज़ उतना ही छोटा होगा, जिसका साइज़ छोटा होगा उसका बी भी छोटा होगा। तो अगर मैं इसमें और इसमें अगर तुम्हें कंपेयर करना चाहूँ तो भाई ऐसे होगा, इसका साइज़ बड़ा है इससे, तो इसका मतलब इसका बी बड़ा होगा इससे, ठीक है। तो लिखो फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। अभी जो मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वर्ड बोला या फ्रेज बोला, इसको भी नहीं पूछो, ये तुम्हें आगे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन दिस। लिखो इसमें क्या बोल रहा था मैं, फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लार्जर द ब्रांचिंग स्मॉलर द साइज। अभी के लिए समझो, लार्जर द ब्रांचिंग स्मॉलर द साइज, हेंस स्मॉलर द वैल्यू ऑफ बी, हेंस स्मॉलर द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। अब अगर मेरे को वैल्यू ऑफ बी कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, इसका भी एक तरीका है। हालांकि तुम्हारे स्कूल में शायद ये कराया जाए और पूछा जाए, लेकिन अगर नहीं भी पूछते तो डज नॉट मैटर, ठीक है, हम तो कराएंगे, है ना। तो देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास दो पार्टिकल है आइडेंटिकल, ठीक, वो कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलाइड करने का जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा ही तो होगा एट मैक्स, यही तो होगा, ठीक है जी। ये आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेसिकली कि ये दो पार्टिकल्स जो है आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, जब कोलाइड करेंगे तो भाई एक दूसरे के इतना ही तो पास आ सकते हैं जस्ट कि टच कर जाए, एक दूसरे में घुस तो नहीं जाएंगे, घुस जाएंगे तो मतलब इन्होंने क्या किया है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, टच करेंगे, एकदम टच करके फिर वापस चले जाएंगे, यही तो होगा भाई। या तो ऐसा है कि ये दूर दूर से ही टच करके भग गए, या फिर ये दोनों एक दूसरे को टच किया तब भागे एक दूसरे से दूर, या फिर एक दूसरे के अंदर मतलब कोलेस कर गए, ऐसे घुस गए। ऐसे घुसना, रिजिड बॉडीज है ना, घुसना पॉसिबल नहीं है। दो कंचों को अगर तुम मारोगे तो वो एक दूसरे में घुस नहीं जाते, ठीक। तो इस तरीके से समझो कि तुम्हारा ये कोलिजन है। इस पर्टिकुलर मोमेंट में अगर हम देखें तो मैं एक 2R वॉल्यूम वॉल्यूम का मैं एक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ, तो तुम बोलोगे सर ये की ज़रूरत है। इसको इस तरीके से समझो कि जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं तो क्या ये जितनी वॉल्यूम है यहाँ तक पूरी 2R के रेडियस वाली जो ये पूरी की पूरी वॉल्यूम है, ये पूरी की पूरी वॉल्यूम
एक्सक्लूड नहीं हो जाएगी, इस वॉल्यूम में कोई और नहीं आ सकता। तो तुम बोलोगे सर अगर ये यहाँ पे टकरा रहा है तो यहाँ पे तो कुछ और आ सकता है, अग्रीड, लेकिन मैंने यहाँ पे बनाया है, ज़रूरी नहीं है कि इधर से टकरा रहा हो, इधर से भी टकरा सकता है, 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 या इधर से भी टकरा सकता है, कहीं से भी टकरा सकता है। तो अगर कोलिजन हो रहा है तो उस कोलिजन में ये जो टोटल वॉल्यूम है, ये 2r रेडियाई वाली वॉल्यूम है, 2r रेडियाई वाले स्फीयर की जो वॉल्यूम है, ये पूरी की पूरी वॉल्यूम एक्सक्लूड हो गई। हाँ है ना, ठीक है जी। तो अगर मैं बोलूँ इसकी वॉल्यूम क्या है, किस इस वाले स्फीयर की, इसकी वॉल्यूम है v = 4/3 पाई r क्यूब, इसकी भी वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ओके पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा अब मैं अगर इसकी जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मैंने यहाँ बनाई है, इसका अगर मैं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ इस पर्टिकुलर स्पेस की, तो कितनी आएगी भाई 4/3 पाई इंटू इसका रेडियस कितना है 2r, दिस रेडियाई इज़ 2r है ना, तो 2r का होल क्यूब, इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 8 × 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज इक्वल टू 8 × v, मतलब एक स्फीयर की वॉल्यूम के 8 टाइम्स इसकी वॉल्यूम आ रही है, ठीक ना। इसमें सोचने वाली बात ये है कि भाई ये जो वॉल्यूम आई है ये दो स्फीयर्स के लिए आई है ना। व्हेन टू स्फीयर्स आर कोलाइडिंग द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज 8 × 4/3 पाई r क्यूब विच इज 8 × v ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक। तो एक दो मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितनी है 8 × 4/3 पाई r क्यूब, तो एक के लिए कितनी होगी जस्ट हाफ, ठीक है। तो इसमें लिखो द वॉल्यूम, इस तरीके से लिखो करके, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कोलाइड they exclude a volume of radius 2r, ठीक है। this volume is excluded for two molecules, therefore the volume excluded per molecule will be just half, ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा। तो वॉल्यूम एक्सक्लूडेड पर मॉलिक्यूल, भाई हमें बी ही तो निकालना है, बी कैसे निकलेगा, बी जो वॉल्यूम एक्सक्लूड हो रही है पर मॉलिक्यूल उसके इक्वल होगा। तो अगर तुम वॉल्यूम एक्सक्लूडेड की बात करते हो विच इज बी, दिस विल बी इक्वल टू इसका जस्ट हाफ विच इज 4 × 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अच्छा तो ये एक मॉलिक्यूल के एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। अगर यहाँ पर 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो तो कितनी हो जाएगी, एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इनटू Na। Na क्या होता है, अवोगाड्रोस नंबर, ठीक। तो तुम ऐसे लिखो वॉल्यूम एक्सक्लूडेड फॉर 1 मोल पार्टिकल्स या 1 मोल मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल्स विल बी 4 × 4/3 पाई r क्यूब इंटू Na, 4 × 4/3 पाई r क्यूब इंटू Na, 4 × 4/3 पाई r क्यूब इंटू Na, या फिर तुम इसको लिख सकते हो 4v इंटू Na। v क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, v इज़ दी वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, या v मॉलिक्यूल ही लिख लो इसमें ना, v मॉलिक्यूल कर देना इसको, गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा ये b जो है, जो वॉल्यूम करेक्शन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है जी। ओके, आई थिंक आई हैव नॉट फॉरगॉटन एनीथिंग। चलो जी, कूल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर करेक्शन विच इज़ कॉल्ड प्रेशर करेक्शन। अब तुम बोलोगे प्रेशर करेक्शन, सर प्रेशर का क्या लेना देना है, भाई प्रेशर का ही तो लेना देना है, PV = nRT बताया था, तो PV
इक्वल टू nRT में हमने क्या किया था, P वाली टर्म को हमने चेंज किया था, ठीक है, और P वाली टर्म को हमने चेंज किया था और V वाली टर्म को हमने चेंज किया था। हमने दोनों को चेंज किया है, ठीक है, दोनों को चेंज किया है। तो हमने V का तो बता दिया हमने कैसे चेंज करा। अब हम P की बात करते हैं, ठीक। अच्छा, तो ये ध्यान रखना, जो दो पोस्टुलेट्स थे, यहाँ ये रियल गैस, इसके ऊपर लिख लेना रियल गैस, जो दो पोस्टुलेट थे, ठीक है, जो दो पोस्टुलेट थे, कौन कौन से, कि भाई एक तो उनका साइज़ फाइनाइट होता है, पॉइंट चार्जेस नहीं है, वो पॉइंट मासेस नहीं है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और दूसरा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज़, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज़ सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखते हैं। जैसे मान लो मैं आइडियल गैस की बात करता हूँ, ठीक है, ये वॉल ऑफ द कंटेनर है, ठीक है, यहाँ से एक पार्टिकल है, एक पॉइंट पार्टिकल है, वो इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अब ये v वेलोसिटी से इससे टकरा जाएगा, सपोज करो इसके बीच में और कोई पार्टिकल नहीं है, ये टकरा जाएगा। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ टकराया, मान लो अभी ये v है और मास इसका m है, और जब ये वापस आया तो इसका v डैश वेलोसिटी हो गई थी, ठीक है, ओके। तुम देखोगे कि जब ये यहाँ से गया और टकरा के वापस आया तो उसका मोमेंटम में चेंज आया है। पहले मोमेंटम का डायरेक्शन इधर था, अभी किधर है, इधर, तो इट मीन्स मोमेंटम चेंज हो गया, क्योंकि मोमेंटम का चेंज है। और तुम्हें पता है कि जो फोर्स की डेफिनेशन होती है, फोर्स की डेफिनेशन अगर मैं पूछूं कि भाई फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है, तो तुम में सब बच्चे बोलेंगे, सब वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत कम को ये पता होता है, या बहुत कम के लिए इस तरीके से डिफाइन किया गया होता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, ये बताया जाता है, जबकि फोर्स इक्वल्स टू एम ए नहीं, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है। दैट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम तो दिख रहा है, और किसी फाइनाइट टाइम में तो हुआ ही होगा, इसका मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा है ना। अगर तुम बॉल मारोगे दीवार पे, तो दीवार पे बॉल लग के फिर वापस आएगी ना तुम्हारे पास, तो दीवार पे बॉल लगी मतलब उसका जो मोमेंटम का डायरेक्शन था ये था, और वापस आ रही है तो इसका मतलब ये है। दैट मीन्स देयर इज चेंज इन मोमेंटम, देयरफॉर देयर वाज सम फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। और जहाँ पर भी फोर्स एक्ट करता है वहाँ पर फोर्स भी वो प्रेशर भी होता है ना। प्रेशर इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स कहाँ है, फोर्स इस वॉल पे एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उस फोर्स की वजह से देयर विल बी सम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दिस वॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ इस कोलिजन की वजह से हम ये बता सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। अब बोलोगे सर कि ये इसका क्या लेना देना है मतलब हमारे डिस्कशन से। मैं कह रहा हूँ कि अगर यही चीज़, अभी तो क्या था, इसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, क्या है, नो फोर्स। जैसे मान लो यहाँ पे और पार्टिकल्स भी हों तो नो फोर्स ऑफ, या FOA कर देते हैं, नो FOA, तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस वजह से आराम से जाएगा। मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, अभी ये थोड़ा बड़ा बनाया था, क्यों, क्योंकि रियल गैस का पार्टिकल है, अब ये v वेलोसिटी से जा रहा है, इसमें m है, ये टकराया यहाँ से और ये अभी v डैश से बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर भी तुम बोलोगे हाँ सर ये तो जो है V1 मान लो इसको, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा समझो। इसमें भी देखो अगर मोमेंटम का चेंज आ रहा है तो फोर्स होगा, फोर्स है तो फिर प्रेशर भी लग ही रहा होगा, तो प्रेशर तो यहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आएगा या कम आएगा वो देखना है। कैसे, देखो अगर मान लो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे मतलब कुछ फोर्स इसकी तरफ, इसके ऊपर लग रहा होगा, अवे फ्रॉम इट्स मोशन, मोशन इधर है और फोर्स किधर लग रहा है, उधर की तरफ, मतलब ये डिसलरेट कर रहा होगा, और जब तक ये दीवार तक पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी जो है थोड़ी सी कम हो चुकी होगी, तो जो इसका इम्पैक्ट है, जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी कम हो जाएगा। और अगर चेंज इन मोमेंटम कम हो गया, अगर चेंज इन मोमेंटम कम हो गया तो फोर्स भी कम होगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। समझ में आया कि नहीं आया,
दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, तो यहाँ पर तो ये अपने फुल थ्रॉटल में टकरा के आ गया, और जितना ज़्यादा तेज़ी से टकराएगा उतना ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा, जितना ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा उतना ही फोर्स लगेगा, उतना ही फोर्स लगेगा और उतना ही प्रेशर होगा। ठीक है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एब्सेंस ने प्रेशर को मैक्सिमाइज करा दिया, जबकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। तो जो एक्सपीरियंस प्रेशर है वो P है। ठीक है, यहाँ पर P प्रेशर है, और जो इधर प्रेशर मतलब विदाउट FOA होना चाहिए वो कितना है, वो P डैश है। ठीक, ये जो P और P डैश है, P डैश इज़ नॉट इक्वल टू P। ठीक, अच्छा ये P क्या है, ये जो मेजर्ड है। ठीक है, ये मेजर्ड प्रेशर है, ये कम है। अगर मैं P एक्चुअल पूछूं तो क्या होगा, एक्चुअल का मतलब क्या है कि ये जो फोर्सेस हैं अगर मैं इनको हटा दूं, लेट्स से अगर मैं इन फोर्सेस को हटा देता हूं तो उस केस में ये ज़्यादा वेलोसिटी से टकराएगा, ज़्यादा वेलोसिटी से टकराएगा तो ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा, और अगर ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इनको हटा दूं तो जो एक्चुअल प्रेशर है गैस का वो क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं दैट P एक्चुअल विल बी ग्रेटर देन P मेजर्ड। ठीक है, और अगर फॉर्मूला देखा जाए तो P एक्चुअल जो आता है दैट इज़ इक्वल टू P जो मेजर्ड है प्लस NaN² बाय V स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल आता है, अभी हम प्रूव करेंगे कैसे आता है। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, तो लिखो इसमें there is no force of attraction between ideal gas molecules. So the molecules collide with the walls of the container. So the molecules collide with the walls of the container with full force. Hence the change in momentum will be high. And the pressure on the wall will be high. तो ये जो P डैश मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक्चुअली में इतना होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं आता, इससे थोड़ा कम आता है। तो कम वाला तो हमें पता चल रहा है, महसूस हो रहा है, हम उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअली में होना चाहिए वो नहीं पता चल रहा है। तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ ऐड कर देते हैं, तो हमें जो एक्चुअल प्रेशर है वो पता चल जाता है। ठीक है, तो लिखो हेंस प्रेशर विल बी हाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो, या इसको अगर PI लिखोगे तो बेटर रहेगा, PI, और ये P मेजर्ड है, P मेजर्ड को हम PR भी लिख सकते हैं, दोनों मेजर्ड ही हैं ये, तो PR लिख सकते हैं। तो जो PI है दैट इज़ नॉट इक्वल टू है, और P एक्चुअल जो होगा वो हमेशा PR से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्लियर होगी बात? तो लिखो इसमें फॉर रियल गैस ड्यू टू FOA, है ना, ड्यू टू FOA the speed will be reduced. Will be reduced. ठीक है, hence it collides with the wall at lower या reduced speed. Hence it collides with the walls of the container with reduced speed. Hence reduced momentum, hence reduced pressure. ठीक है जी, क्लियर होगी बात? ठीक है, जो प्रेशर यहाँ पे कम है वो हम कह सकते हैं कि वो इंटरनल प्रेशर है। ठीक है, तो उसमें लिखो सिंस देयर इज FOA जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, तो एक इंटरनल प्रेशर डेवलप हो जाता है जो कि इसके इक्वल है। ठीक है, तो लिखो सिंस देयर इज FOA बिटवीन मॉलिक्यूल्स, सिंस देयर इज
FOA between molecules, there develops an internal pressure, there develops an internal pressure of gas, ठीक है, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस, जिसको हम बीटा से लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे जो ये लिखा है इसको एक्चुअली में बीटा लिखा जाता है, जिसको इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस कहा जाता है, ठीक है। और इसमें लिखो द टोटल प्रेशर विल बी, या द एक्चुअल प्रेशर विल बी, द एक्चुअल प्रेशर विल बी PR प्लस बीटा, द एक्चुअल प्रेशर विल बी PR प्लस बीटा, ठीक है। तो एक्चुअल प्रेशर विल बी PR प्लस बीटा आएगा, मतलब बेसिकली अभी जो ये मैंने यहाँ लिख दिया ये प्रूव करना है कैसे आएगा, ठीक है। तो इसको देखो कैसे आएगा। ये मान लो एक पार्टिकल है, ये A पार्टिकल है, तुम बोलो और ये B पार्टिकल्स है, तुम बोलोगे सर B पार्टिकल्स और A पार्टिकल्स क्या है, इसको ऐसे समझो। ये जो पार्टिकल है देखो सारे के सारे पार्टिकल्स सेम मॉलिक्यूल है, मान लो CO2 है, सारे के सारे CO2 के मॉलिक्यूल्स है, ध्यान रखना। तो तुम बोलोगे सर ये डिमार्केशन क्या है वो देखो। ये जो A है ये डायरेक्टली वॉल से टकराता है, ठीक है, ये डायरेक्टली वॉल से, तो ये उन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा जो डायरेक्टली वॉल से टकरा सकते हैं या टकराते हैं। क्लियर होगी बात। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि A को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। इसका मतलब ये सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स हो गए जो कि टकराने वाले मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ खींच रहे हैं, ठीक। तो ये सारे उन मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि टकराने वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचते हैं। क्लियर होगी बात। अब मैं अगर पूछूं कि ऐसे कितने मॉलिक्यूल होंगे, अगर मैं बोलता हूँ n मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल n मॉलिक्यूल्स है टोटल कंटेनर में, तो A टाइप के कितने होंगे, तुम बोलोगे सर लेस देन n होंगे, पता नहीं कितने होंगे लेकिन लेस देन n होंगे, नहीं, इक्वल टू n होंगे। क्यों? क्योंकि हर पार्टिकल कभी ना कभी तो टकराएगा, है कि नहीं। तो A टाइप वाले भी सारे पार्टिकल्स होते हैं और B टाइप वाले भी सारे पार्टिकल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि B जो खींचने वाले हैं, कोई ना कोई पार्टिकल कभी ना कभी तो खींच रहा होगा, हर वक्त टकरा तो नहीं रहा होगा, है ना। तो जब मतलब A टाइप वाले भी सारे पार्टिकल्स होते हैं, B टाइप वाले भी सारे ही पार्टिकल्स होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ A पार्टिकल्स, नंबर ऑफ A पार्टिकल, A टाइप पार्टिकल्स, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ B टाइप पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ, अच्छा ठीक है, जितने ज़्यादा ये होंगे भाई, जितने ज़्यादा ये होंगे उतने ही ज़्यादा बीटा होगा। बीटा क्या बताया मैंने? बीटा बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस पर बीटा डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा इंटरनल प्रेशर होगा, और जितना ज़्यादा इंटरनल प्रेशर होगा उतना ही बीटा ज़्यादा होगा, ठीक है, बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो बीटा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया भाई, ये इनके बीच में जो इंटरेक्शंस है ये बढ़ते चले जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता चला जाएगा, तो जो बीटा है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल आएगा। दैट मीन्स बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/v², देयरफॉर बीटा इज इक्वल्स टू an²/v², जहाँ पर जो A है दैट इज वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर प्रेशर, ठीक है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर प्रेशर। तो लिखो इसमें बीटा डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A and B type of molecules, A and B type of molecules, ठीक है। all molecules of the container can be represented by both A as well as B, can be represented by both A as well as B, ठीक है। that is higher the number of particles, that is higher the number of particles, higher the number of particles in the container per unit volume,
हायर द वैल्यू ऑफ बीटा, हायर द वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो नंबर ऑफ ए टाइप पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी, नंबर ऑफ बी टाइप पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी, तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और इसमें लिख लो ए, अच्छा इसको पहले ये भी तो लिखना है, ये क्या है, दिस इज प्रेशर करेक्शन फॉर एन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ए क्या है यहाँ पे, वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर प्रेशर, वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर प्रेशर। ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें लिखो ए के बारे में, अब ज़्यादा बातें करेंगे। ए के बारे में लिखो, इट टेक्स इनटू अकाउंट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इट टेक्स इनटू अकाउंट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, अच्छा एक सेकेंड रुको, इसमें ये तो एन के लिए था ना, एन मोल्स के लिए, एन मोल्स। ठीक है, अगर 1 मोल के लिए होगा तो 1 मोल के लिए हम कह सकते हैं दैट बीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पर 1 मोल के लिए, चलो ठीक है इसको अभी बताएंगे, लिखो इसमें पहले। ठीक है, ये लिख लिया। और ए के बारे में क्या लिखा था कि इट टेक्स इनटू अकाउंट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, यूनिट की बात करते हैं। यूनिट में अगर तुम देखो, ये इस टोटल की यूनिट प्रेशर की जैसी होनी चाहिए, तो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की जो यूनिट है वो होनी चाहिए एटमॉस्फेयर। ये क्या होती है, मोल, तो ये तो मोल स्क्वायर हो गया। इसकी क्या होती है, लीटर, ये लीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या आएगा, एटीएम, और यहाँ पर ए है, तो ए की जो यूनिट्स होंगी वो क्या होगी, एटीएम लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। क्लियर होगी बात ये? ठीक है जी, लिख लो इसको। ठीक, सिग्निफिकेंस क्या है ए की, देखो ए की भी वैल्यू तुम्हें याद रखनी नहीं पड़ेगी, इसकी भी हर गैस के लिए एक यूनिक वैल्यू होती है, लेकिन हर गैस के लिए डिफरेंट वॉल्यूम होगी। ठीक, गॉट इट। अच्छा, और ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इट टेक्स इनटू अकाउंट व्हाट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही आसान होगा उस गैस को लिक्विफाई करना। ठीक है जी, लिखो इसमें, हायर द वैल्यू ऑफ ए हायर द FOA, हायर द वैल्यू ऑफ ए मीन्स हायर द FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ईजियर द लिक्विफिकेशन, दैट इज ईजियर द लिक्विफिकेशन। ठीक है, अच्छा आइडियल गैस के लिए क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो कभी वो कंडेंस ही नहीं होती, लिक्विफाई ही नहीं होती। ठीक है, तो लिखो ऐसे स्टार मार्क करके लिख लेना, नोट करके, फॉर आइडियल गैस देर इज़ नो FOA, देर इज़ नो FOA, hence A is equal to 0, hence A is equals to 0, hence they cannot be liquefied, hence they cannot be liquefied। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पे लिख लो लिक्विफैक्शन प्रेशर। लिक्विफैक्शन प्रेशर कौन सा है, वो प्रेशर जिस पे गैस जो है वो लिक्विफाई कर जाती है। तो लिखो प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस, प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस। तो यहाँ पर अगर तुम देखो ए की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। इट इज़ ईजियर टू लिक्विफाई इट, इसका मतलब जो प्रेशर हमें उसको लिक्विफाई करने के लिए चाहिए होगा वो कम होगा। तो जिसका ए ज़्यादा होता है उसका लिक्विफिकेशन प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफैक्शन प्रेशर। ठीक है ना, तो लिखो हायर द वैल्यू ऑफ ए, हायर द वैल्यू ऑफ ए, हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्मॉलर द प्रेशर, smaller the pressure required to liquefy the gas, smaller the pressure required to liquefy the gas, hence smaller the liquefaction pressure, hence smaller the liquefaction pressure। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ए के बारे में।
इट इज़ गिवन इन द सोल्यूशन, सॉरी इट इज़ गिवन इन द प्रॉब्लम। याद रखने की ज़रूरत नहीं किसी भी, यस ठीक है, एक आदि भी ज़रूरत नहीं है, तो लिखो इसमें, ठीक है। वैल्यू विल बी गिवन, पहली चीज़। नेक्स्ट लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ। वैल्यू ऑफ ए इज़ हायर फॉर पोलर गैसेस, वैल्यू ऑफ ए इज़ हायर फॉर पोलर गैसेस एज कंपेयर टू नॉन पोलर गैसेस, ठीक है। पोलर गैसेस की जो ए की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर, ठीक है। तो पोलर नॉन पोलर के एग्जाम्पल लिख लेते हैं तुम्हारे लिए, जैसे जो पोलर है और जो नॉन पोलर है। पोलर में तुम्हारा आ गया O2, ठीक है, O3, गॉट इट, F2, Cl2, ठीक है। यहाँ पर जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर कौन सा होगा, CO2, ठीक है, SO2, SO3, CH4 एक्सेट्रा। हालांकि ये पूरी लिस्ट नहीं है फिर भी, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखो, जब नेचर सेम हो जाए तब हम मोलर मास की बात करते हैं, ठीक है। तो लिखो, व्हेन नेचर इज सेम, देन व्हेन नेचर इज सेम देन हायर द मोलर मास हायर द ए। सेम नेचर होना चाहिए, अगर नेचर सेम है उसके बाद जाके आप मोलर मास से बात करोगे। नेचर मतलब या तो दोनों के दोनों पोलर हैं या दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं, ठीक है, तब कंपैरिजन करोगे एक दूसरे के बीच में। लिखो, व्हेन नेचर इज सेम देन हायर द मोलर मास हायर द वैल्यू ऑफ ए, हायर द मोलर मास हायर द वैल्यू ऑफ ए। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसका ए जो होगा इससे कम होगा, क्यों, क्योंकि इसका मास इससे कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, लार्जर द साइज। अब यहाँ पे सिर्फ मास की बात नहीं हुई, साइज अगर बड़ा होगा तो उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ए है वो हाई होगा। कैसे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो लिखो, लार्जर द साइज, लार्जर द साइज, ठीक है, लार्जर द साइज हायर द FOA, हायर द FOA, हायर द FOA, हायर द वैल्यू ऑफ ए, हायर द वैल्यू ऑफ ए। तो O2 और N2 में मोलर मास किसका ज़्यादा है, O2 का, इसलिए उसको देगा। नेक्स्ट लिखो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो तो और अलग लेवल आ जाता है। तो लिखो इसमें, इफ़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ प्रेजेंट, इफ़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ प्रेजेंट द FOA इज़ हाई, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ हाई, हेंस हायर विल बी द वैल्यू ऑफ ए, छोटा ए, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ ए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये है H2O है, NH3 है या HF है, इन सब में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर मान लो इन सब गैसेस में कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा हो तो ध्यान रखना है उनके बीच में, मतलब अट्रैक्शंस, इंटरेक्शंस की अगर हम बात करें, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो गए, वैल्यू ऑफ ए बी हायर होगी, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होती है, जहाँ पर किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये H O के साथ जुड़ा है, ये H N के साथ जुड़ा है, ये H F के साथ जुड़ा है, तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ H2 and He, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ H2 and He, A फॉर देम इज नेग्लिजिबल। तो A H2 और He के लिए हमेशा 0 लिखना है, ये ध्यान रहे, A H2 और He के लिए दोनों के लिए 0 लिखना है। क्लियर होगी बात। तो अब एक आधा एग्जाम्पल करते फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लिखो इसमें, देखो यस, तो अगर तुम देखो ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं, ठीक है। और जो साइज़ है, अब साइज़ पे डिपेंड करेगा ना या मास पे डिपेंड करेगा, तो मास इसका सबसे कम होगा
इसका फिर इसका और फिर इसका। तो अगर हम देखें तो इसमें जो A की वैल्यू होगी वो 1 लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4 इस तरीके से होगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्लियर होगी बात। इसी तरीके से औरों का भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, HEAR ठीक है। इसमें अगर तुम देखो नेचर सेम है, सारी की सारी इनर्ट है, तो जिसका साइज़ छोटा है, मास छोटा, वो उसका A भी छोटा। तो A जो है इसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका A सबसे कम होगा। नेक्स्ट लिखो CH4 CO2। सिंपल सी बात है, अगर हम इन दोनों को देखें, नेचर नॉन पोलर है, इसमें मास इसका ज़्यादा है तो इसलिए इस तरीके से आएगा। CH4NH3 CH4 है और NH3 है। अगर ध्यान से देखो तो ये तो नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो पोलर का तो हमेशा ज़्यादा होता ही है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा इसमें अगर तुम इस तरीके से देखो भाई, ये तुम्हारा क्या है N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, ये तुम्हारा क्या है आइसोपेंटेन, और ये जो मैं अब बना रहा हूँ ये क्या है नियोपेंटेन। ठीक है, तो ये नियोपेंटेन है। तो अगर तुम देखो ब्रांचिंग किसकी है, इसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें सबसे कम है। तो ब्रांचिंग जिसकी सबसे ज़्यादा होती है उसका साइज़ सबसे छोटा होता है, तो साइज़ इसका छोटा होगा। अगर मैं इसको 1 लिखूँ, इसको 2 लिखूँ और इसको 3 लिखूँ, तो 3 का साइज़ सबसे कम होगा, फिर 2 का होगा, फिर 1 का होगा। और जो साइज़ होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका A वैल्यू ज़्यादा होगा इससे और इसका A वैल्यू ज़्यादा होगा इससे। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। गॉट इट? ठीक है जी। तो यहाँ पर तुम्हारा ये इस पर्टिकुलर पोर्शन का समापन होता है। अब हम इनको यूज़ करते हुए, ठीक है, तुम्हारा वी कैन सी जो रियल गैस इक्वेशन है ना, उसको हम देखते हैं जल्दी से। सब मिटाते हैं यार, ये बहुत हो गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो जो इक्वेशन है वो आ जाती है P + AN²/V² V - NB = nRT। ठीक है ना, तो ये वॉल्यूम करेक्शन यहाँ, ये इसको अगर तुम देखना चाहो तो हमने क्या किया, P एक्चुअल लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया P V एक्चुअल से, और दैट इज इक्वल टू nRT फॉर n मोल्स। ठीक है, और 1 मोल क्या हो जाएगा, P + A/V² इंटू V - B = RT। ठीक है, तो ये तुम्हारा पार्ट हो गया। गॉट इट? A और B दोनों का मैं दोबारा से बता रहा हूँ भाई, जिसका A ज़्यादा होता है वो जल्दी से लिक्विफाई हो जाती है, जिसका B ज़्यादा होता है उसकी वॉल्यूम जो है वो कम रहती है, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, जो उसकी एक्चुअल वॉल्यूम होती है वो पर्टिकुलरली कम होती है। ठीक है, जिसका B छोटा होगा उसकी मोलर वॉल्यूम जो है वो भी कम होगी, मतलब मॉलिक्यूल की वॉल्यूम, नॉट गैस की मॉलिक्यूल, वो वॉल्यूम। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन ऑफ Z। ठीक है, Z का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे है। देखो भाई, Z का जो ग्राफ था उसको एक्सप्लेन करते हैं अब हम इस गैस इक्वेशन के बेसिस पे। ये Z था और ये P था। यहाँ पर तुम्हारा Z = 1 की लाइन थी। ठीक है, ये आइडियल गैस वाली है। ये क्या है, यहाँ पर Z < 1 है और यहाँ पर क्या है, Z > 1। ठीक है, तो क्लियर होगी बात? ओके। नाउ अगर हम हाइड्रोजन के लिए देखें या हीलियम के लिए देखें, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो और किसी भी गैस के लिए, कोई एक मान लो N2 है, उसके लिए ऐसा था, है ना।
तो यहाँ पर अगर तुम देखो, यहाँ पर ये प्रेशर पर, इस प्रेशर पे, इस प्रेशर पे, ठीक है ना। तो कुछ केसेस बनते हैं। पहला केस क्या है कि वेरी लो प्रेशर, ठीक है। वेरी लो प्रेशर का मतलब हो गया STP, मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्लस टेम्परेचर ज़रूरी नहीं है, मतलब कोई वो हो, टेम्परेचर जो भी होगा 1 एटमॉस्फेयर क्या, सॉरी 1 बार, ठीक है। वेरी लो प्रेशर की अगर हम बात करें, ठीक है, STP पे अगर हम बात करते हैं, तो तुम देखोगे ये गैस जो है यहाँ पर ये आइडियली बिहेव करती है या नॉन आइडियली। नॉर्मल उसमें अगर तुम देखो तो ये हमेशा डिप रहेगा, तो गैसेस क्या करेंगी, नॉन आइडियली बिहेव करेंगी, ठीक है। एक सेकेंड रुको, एट STP, सॉरी नॉट, एक सेकेंड में कुछ गलत लिख रहा हूँ। वेरी लो प्रेशर से पहले STP पे देख लेते हैं। STP पे क्या होगा, Z will be less than 1, gas behaves non ideally, ठीक है। लिखो इसमें, all gases behave non ideally at STP, all gases behave non ideally at STP, ठीक है जी। अगर मान लो वेरी लो प्रेशर कर दिया मैंने, प्रेशर मैंने लो कर दिया, बहुत लो कर दिया, ठीक है। तो तुम उसमें देखो कि वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और अगर वॉल्यूम बढ़ गई तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बढ़ गया तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो P अपॉन A/V² इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT, इसमें ये बहुत कम हो जाएगा, तो V माइनस B की जगह सिर्फ V आ जाएगा। और प्रेशर और इसमें क्योंकि V बहुत ज़्यादा हो चुका है तो ये जो क्वांटिटी है ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी जगह मैं P लिख सकता हूँ, तो PV इक्वल्स टू RT आ जाएगा, और यहाँ पर Z इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो वेरी लो प्रेशर पे, बहुत ही कम प्रेशर जब होगा तब गैस विल बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, ठीक है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो होना चाहिए ना, मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, कहीं बिल्कुल कम मत कर देना, ठीक है। मॉडरेट टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर समझो। रूम टेम्परेचर पे अगर तुम प्रेशर बहुत लो कर देते हो तो द गैस बिहेव्स आइडियली, P इक्वल्स टू RT आ जाता है उसमें फॉर 1 मोल, Z इक्वल्स टू 1 आ जाता है, ठीक। मान लो इसके बाद अगर मैं वेरी लो की जगह लो प्रेशर रखता हूँ विच इज़ 2 एटमॉस्फेयर 3 एटमॉस्फेयर्स, ठीक है, तब क्या होगा, अगर प्रेशर लो है, लो और मॉडरेट, लो और मॉडरेट, लो और मॉडरेट प्रेशर, अगर लो और मॉडरेट प्रेशर है तब क्या होगा, ठीक है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया, अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो जो ये इक्वेशन मैंने लिखी है इसमें प्रेशर ज़्यादा हो, एक मिनट रुक जाओ, लो प्रेशर है ना, ठीक है जी। तो अगर इसमें प्रेशर लो है, सॉरी प्रेशर लो है तो ये तो नेग्लिजिबल, हाँ वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो यहाँ भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अगर लो प्रेशर है, लो प्रेशर है, देखो वेरी लो प्रेशर नहीं बोल रहा हूँ, लो प्रेशर है, लो प्रेशर है तो देख क्या हो जाएगा, P प्लस A/V² इंटू V माइनस B की जगह V रख लेंगे इंटू RT, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, PV प्लस A/V, भाई V ये आएगा ना, A/V² से V को मल्टीप्लाई करोगे तो A/V आ जाएगा इक्वल्स टू RT, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूँ इसको, मैं RT से डिवाइड कर देता हूँ थ्रू आउट। अच्छा पहले इसको इधर ले जाते हैं, क्या आएगा, PV इक्वल्स टू RT माइनस A/V आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ RT से तो क्या आ जाएगा, PV इक्वल्स टू RT माइनस, सॉरी PV अपॉन RT, सॉरी PV अपॉन RT इज इक्वल्स टू 1 माइनस AVRT, ठीक है। तो तुम अगर ध्यान से देखो ये Z होता है, तो Z इज इक्वल्स टू 1 माइनस A अपॉन VRT, अनलेस अनटिल A 0 है Z इक्वल्स टू 1 होगा। अगर नहीं है, अगर नहीं है
तो z विल ऑलवेज बी लेस देन 1। ठीक है जी, z इक्वल्स टू 1 फॉर इक्वल्स टू 0। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो तुम देख रहे हो ध्यान से कि जब मॉडरेट प्रेशर होता है तो z लेस देन 1 हो जाता है। यहाँ से प्रूव हो रहा है, प्रूव, ठीक है, कि डिप आ रहा है। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एट फेयरली हाई प्रेशर। अब प्रेशर मॉडरेट नहीं है, अब हाई है। ठीक है, हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर पे क्या हो रहा होगा वो देखो। हाई प्रेशर पे P बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू A/V²। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ P लिख सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट इट। ठीक है, तो लिख लेना इसमें P + A/V² इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू P। ठीक है, इनटू V। अब यहाँ पर V नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, V - B, क्योंकि फाइनाइट साइज़ है ना, साइज़ तो काम आएगा क्योंकि हमने कंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PV - PB इक्वल्स टू RT। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, RT, PV इक्वल्स टू RT + PB। ठीक है, और PV/RT मतलब अगर मैं RT से डिवाइड कर दूँ इसको तो क्या आएगा, 1 प्लस आएगा भाई, 1 नहीं, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ क्या जाएगा, PB/RT। ठीक है, तो हमेशा अगर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये देखो ये Z है ना, तो Z क्या हो जाएगा, Z इक्वल्स टू 1 + PB/RT। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जो Z है वो ग्रेटर देन 1 है। तो तुम ध्यान से देखना, जैसे जैसे तुम प्रेशर बढ़ाते चलोगे वैसे वैसे Z जो है वो बढ़ता चला जाएगा और 1 से ऊपर चला जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो Z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक, और 1 कब होगा, Z इक्वल्स टू 1 व्हेन B इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, व्हेन B इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट? ठीक है, तो यहाँ पे तुम अगर देख रहे हो तो Z ग्रेटर देन 1, अगर तुम प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दो तो हमेशा Z ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो तुम्हारा एक ग्राफ जो है Z वाला ये एक्सप्लेन होता नज़र आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो H2 और He के लिए, H2 और He के लिए मैंने क्या कहा था कि A 0 होता है। H2 और He के लिए अगर A 0 होगा तो ये जितनी मैंने कैलकुलेशन करी है ये H2 और He के लिए भी रिपीट हो जाएगी। अगर रिपीट होगी तो हम कह सकते हैं Z जो H2 और He का जो Z है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ध्यान रहेगा ये? ठीक है, तो इसमें लिख लो थर्ड पॉइंट, फॉर He, थर्ड नहीं फोर्थ लिखना, फॉर He एंड H2 या फॉर H2 एंड He, फॉर H2 एंड He लिखना उसमें। फॉर H2 एंड He A इज इक्वल टू 0। फॉर H2 एंड He A इज नॉट, सो A इज इक्वल टू 0, हेंस, और हेंस के बाद ना ये सब लिखते चले जाना दोबारा से। ठीक है, लिखना है, दोबारा लिखना है, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, Z विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ध्यान रखना, Z विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। अब लास्ट पोर्शन है जिसमें मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ काफ़ी हाई, वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इससे वाला पहले वाला जो केस था वो क्या था, Z इज इक्वल टू 1 - A/VRT था। अगर मैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ गया मतलब रेसिप्रोकल बढ़ जाएगा, रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा अगर T टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। सेम वे यहाँ पे भी T टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है ये विल बी टेंडिंग टू 0। अगर दोनों केसेस में टेम्परेचर बढ़ने पे ये जो क्वांटिटी है ये 0 को टेंड कर रही है, मतलब Z विल टेंड टू 1। ठीक है ना, Z विल टेंड टू 1 लिखो। टेंड का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा तुम्हें, जैसे जैसे टेम्परेचर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब बढ़ता जाएगा और इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा,
वैसे वैसे z की जो वैल्यू है वो 1 के उतने ही क्लोज आती चली जाएगी। तो जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा हमेशा गैस विल बिहेव आइडियली। ठीक है, तो लिखो इसमें when temperature is increased to a sufficiently high value the term in the expression for z in low or moderate pressure and high pressure tends to zero मतलब उसकी तरफ बढ़ेगा। approaches zero लिखो, approaches zero, hence the value of z approaches 1, तो z की वैल्यू जो है वो अप्रोच करेगी 1 को। तो तुम देख रहे हो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो क्या होता है, ये डिप जो होता है वो कम होता चला जाता है, डिप जो है वो और कम होता चला जाएगा और एक पॉइंट पे आके वो सीधे आ जाएगा, डिप नहीं करेगा। गॉट इट? ऐसा होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये तुम्हारा चैप्टर जो है रियल गैसेस जो है कंप्लीट होती हैं। उसके बाद अपन कुछ चीज़ें इसमें बचती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, चलो फिर ओके, बाय बाय, टेक केयर।